हेलो दोस्तों, बच्चे और बचपन फर्स्ट पेपर का ये मॉडल पेपर का वीडियो है जिसमें परीक्षा से पहले परीक्षा जैसा अनुभव आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। आपका प्रश्न पत्र जो रहेगा एग्जाम में, कितने प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं, किस किस टाइप के कितने प्रश्न रहेंगे, जैसे ऑप्शनल प्रश्न कितने रहेंगे, अति लघुत्रात्मक लघुत्रात्मक कितने रहेंगे और निबंधात्मक कितने रहेंगे, किस किस टाइप के प्रश्न में कितना उत्तर लिखना है, कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में अपन क्लियर करने वाले हैं। सारे डाउट्स को दूर करेंगे और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। इस मॉडल पेपर वीडियो में जो भी प्रश्न चूज करे गए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक से चूज करे गए हैं, जो पिछले सालों में हाईलाइटेड टॉपिक्स रहे हैं। उन सब से किस किस टाइप से प्रश्न बनने यहाँ पर गए हैं, बने गए हैं और आगे इस एग्जाम में भी बनने के चांसेस रहेंगे, तो उन सब को मेंशन करने की कोशिश करी गई है। और हर एक प्रश्न का उत्तर भी साथ में इसी वीडियो में, इसी पीडीएफ में आपको मेंशन करा गया है, ताकि आपको ढूंढने में कोई परेशानी ना हो और एक ही वीडियो से आपकी तैयारी हो जाए और कम समय में आप अपना सिलेबस कवर कर पाएँ, वो सारी बात रहेगी। पहली बात, हमने दोस्तों तैयारी अपनी कर ली है यूनिट वाइज वीडियोज़ देख करके, और मैराथन क्लास आपने नए चैनल से अपने देख ली होगी। अगर मैराथन क्लास नहीं देखी है तो वीडियो के टाइटल पर आप नीचे क्लिक करना, नीचे आपको मैराथन क्लास का लिंक मिल जाएगा। पहले आप उस क्लास को देखना, सारे सिलेबस को जानना, कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं उनको हमने शॉर्ट तरीके से मैराथन क्लास में समझाया है। उन सबको देखने के बाद में ही आप यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर मॉडल पेपर के वीडियो पर आइएगा, ताकि आपका रिवीजन हो सके और पेपर एग्जाम में कैसा आने वाला है, किस किस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहेगी, पेपर कैसा क्या देखने को मिलेगा और उत्तर कैसे क्या सारा चीज़ें आपको मैनेज करनी है, वो सारा डिस्कशन इस वीडियो में रहेगा। सबसे पहली बात, आपका जो पूर्णांक है फर्स्ट पेपर का 70 नंबर का पेपर रहेगा। 21 प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर में और 28 नंबर मिनिमम पास होने के लिए आपको चाहिए होंगे और 3 घंटे का समय आपको परीक्षा के लिए मिलने वाला है। ये बात रही फर्स्ट पेपर की। अब हम बात करते हैं कि किस किस टाइप के प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न देखिए, 4 आपके ऑप्शनल प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें पहला प्रश्न है बच्चे असफल कैसे होते हैं, पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस तरह के प्रश्न ज़्यादा आते हैं पुस्तकों के बारे में, गिजुभाई बधिका के बारे में, वो सारी चीज़ें भी आ सकती है। तो ये यहाँ पर रहेगा ब, इसका उत्तर है जॉन होल्ट। तो इस तरह से आपको उत्तर करना है। दूसरा प्रश्न, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो इस बारे में बड़ा प्रश्न 1-2 नंबर का आगे भी आ सकता है, या फिर ऑप्शनल में यहाँ भी पूछ सकता है कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है। राजस्थान में 3-4 जगह पर ये संचालित है, तो वो आपको ध्यान रखना है। नोट्स में मैंने क्लियर किया है। यहाँ पर दोस्तों 1098 ये यहाँ पर इसका ऑप्शन ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न आ गया, बाल्यावस्था कब मानी गई है। तो सही उत्तर ध्यान रखना है, 2 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था मानी गई है। चौथा प्रश्न आता है, स्वस्थ स्पर्धा आधार है। तो ब उत्तर आएगा समाजीकरण का स्वस्थ स्पर्धा आधार है। ये यहाँ पर 4 ऑप्शनल प्रश्न हो गए हैं। अब आते हैं अति लघुतात्मक प्रश्न, जिसमें 2 बाल अधिकारों के बारे में संविधान द्वारा दो बाल अधिकार जो मिले हैं उनके बारे में आपको लिखना है। पहला है 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को प्रारंभिक स्तर तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। दूसरा है 18 वर्ष की आयु के बच्चों को रोजगार में लगने से बचाना, मतलब बाल श्रम वगैरह से रोकना। तो ये 2 अधिकार हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। बाकी आपको अगर आगे प्रश्न पूछता है इस टॉपिक से तो बड़ा प्रश्न भी आ सकता है कि सभी अधिकार लिखिए, तो सभी अधिकार आप पढ़िएगा, नोट्स वीडियोज में मैंने क्लियर किया है। इसके बाद में छठा प्रश्न आता है समर हिल स्कूल के बारे में। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट रहता है। छठा प्रश्न, समर हिल स्कूल की विशेषताएं। पहला बिंदु है, समर हिल स्कूल में बच्चों को जैसे वे दरअसल हैं, एक्चुअल में वैसे हैं, तो वैसे ही बने रहने की स्वतंत्रता दी जाती है। बनावटीपन ना अपनाएं, वैसे ही वे रहें, अतः वे अपने अनुसार विकसित होने का अवसर दिया जाता है, उनको अपने खुद के अनुसार विकसित होने का। दूसरा यहाँ पर विशेषता है, इसमें बच्चा स्वाभाविक रूप से विवेकशील और यथार्थवादी होता है, खुद से सीखता है, खुद से यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। तीसरी विशेषता है, समर हिल में कक्षाएं आयु के हिसाब से लगती है और साथ में ही बच्चों की रुचि का भी ध्यान रखा जाता है। तो ये 3 विशेषताएं ध्यान हो गई है। और 7वां प्रश्न आता है स्थूल गामक कौशल विकास के बारे में। ये ध्यान रखना है, स्थूल गामक कौशल विकास, इसमें शरीर के समस्त अवयव काम में आते हैं। यह क्रिया जीवन पर्यंत चलती है। इस विकास के बाद में बच्चे शारीरिक गतिविधियों में नियंत्रण एवं समन्वय सीखते हैं, जिससे बच्चे गतिविधियों को कर पाने में शारीरिक संतुलन, गति व नियंत्रण कर पाने में समर्थ हो जाते हैं, जैसे सिर को ऊपर उठाना, शारीरिक संतुलन, अंगुलियों को खोलना बंद करना, बैठना, लुढ़कना, उछलना आदि क्रियाएं स्थूल गामक कौशल में आएगी। कि बच्चा जो है मोटे काम, जो शुरुआती काम है, सिर को ऊपर उठाना, शारीरिक संतुलन, उंगलियों को खोलना बंद करना आदि सीख लेगा। अगर यहीं पर सूक्ष्म गामक कौशल आता तो इसमें विकास लगभग 4-5 वर्ष की अवस्था व उसके उपरांत होता है। बच्चे के सीखने के विभिन्न प्रयासों में वस्तुओं को उठाने, पकड़ने और जांच परख करने की क्रियाओं के साथ साथ खाने पीने, वस्त्र पहनने, लिखने, फेंकने, खिलौनों का प्रयोग आदि क्रियाएं भी सम्मिलित हो जाती हैं। 18 से 36 माह की अवधि के दौरान
वे अब छोटी छोटी वस्तुओं को बेहतर ढंग से उठा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, फेंक सकते हैं। तो ये क्या हो गया, सूक्ष्म गामक कौशल हो गया, जिसमें बारीक काम हो रहे हैं। और जो स्थूल गामक कौशल विकास रहा उसमें क्या रहेगा, मोटे मोटे काम जो स्टार्टिंग के काम रहते हैं वो रहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में 9वां प्रश्न आता है, सामाजिकरण से आप क्या समझते हैं। सामाजिकरण वह सतत प्रक्रिया है जो लगातार कंटिन्यूस चलती रहती है, जिसमें बच्चे सामाजिक परंपराएं, उनके मापदंड समाज के और जो रीति रिवाज व्यवहार है वो करना सीखते हैं। साथ ही इस प्रक्रिया को प्रभावित भी करते हैं। बच्चों के इस व्यवहार में तौर तरीके, शिष्टाचार, बोलचाल, उठना बैठना आदि प्रतिबिंबित होते हैं। तो ये सामाजिकरण हो गया है। इसके बाद में 10वां प्रश्न देखिए, अवलोकन कितने प्रकार का होता है। आप किस प्रकार के अवलोकन को बेहतर मानेंगे। अवलोकन को 2 भागों में बांटा गया है, औपचारिक अवलोकन और स्वाभाविक अनौपचारिक अवलोकन। औपचारिक अवलोकन और स्वाभाविक अनौपचारिक अवलोकन आप इस तरह से सारणी बना करके लिखेंगे। ऐसा कोई भी प्रश्न आता है आपके तो वो आप अगर सारणी बना करके लिखते हैं तो काफ़ी सुंदर काम आपका लगेगा। तो प्रयास करना है आप इस तरह से ही अपना काम करें सारणी बना करके। पहला बिंदु देखिए, औपचारिक में विद्यार्थियों के विशिष्ट व्यवहारों का अवलोकन औपचारिक परिस्थितियों में किया जाता है और अनौपचारिक अवलोकन में अवलोकन स्वाभाविक परिस्थितियों में किया जाता है। दूसरा बिंदु है, औपचारिक अवलोकन में विद्यार्थियों को अवलोकन होने के बारे में जानकारी होती है। अनौपचारिक अवलोकन में छात्रों को बिना बताए अवलोकन होता है। अनौपचारिक में बिना बताए, औपचारिक में बता करके अवलोकन होता है। तीसरा बिंदु, इसमें अवलोकन के निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है और अनौपचारिक अवलोकन में उद्देश्यों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। चौथा बिंदु, औपचारिक अवलोकन पूर्व निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है और अनौपचारिक जो अवलोकन है वो मानक इसमें पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं। औपचारिक अवलोकन में परिस्थितियों को आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित और नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि अनौपचारिक अवलोकन में परिस्थितियों को व्यवस्थित व नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या हो गया, अवलोकन, इनका यहाँ पर अंतर हो गया है औपचारिक अनौपचारिक में। अब हम बात करते हैं 11वां प्रश्न, परिपक्वता से आपका क्या अभिप्राय है, परिभाषित कीजिए। परिपक्वता में देखिए, बालक विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम गेसेल ने परिपक्वता शब्द का प्रयोग दिया। गेसेल ने परिपक्वता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा कि परिपक्वता शरीर की आंतरिक व्यवस्था के कारण उत्पन्न स्नायुओं, नर्वस और मांसपेशियों की प्रौढ़ता और दृढ़ता है, जिस पर बाह्य वातावरण, बाहर का जो वातावरण है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। गेसेल का यह भी विचार रहा कि विकास की निश्चित अवस्थाओं में कुछ निश्चित स्नायुविक और मांसपेशियों में परिवर्तन होते हैं। परिपक्वता संबंधी परिवर्तन इन निश्चित अवस्थाओं से पूर्व नहीं हो सकते हैं। तो ये बात हो गई है, पूर्ण नहीं हो सकते हैं। इसके बाद में परिपक्वता की जो आधुनिक परिभाषाएं हैं वो भी यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। पहली परिभाषा आती है आइजनेक और उसके साथियों के अनुसार, परिपक्वता शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और मानसिक विभेदीकरण और एकता की वह स्वतंत्र प्रक्रिया है जो विकासात्मक अवस्थाओं में फैली हुई होती है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से जीव की विवृद्धि पूर्ण और सुदृढ़ होती है तथा इस प्रकार वह जीव अपने जीवन में अनुकूलन करता है, अपने जीवन यहाँ पर जीता है। तो इसके बाद में दूसरी परिभाषा देखिए, जर्सिल्ड और उसके साथियों के अनुसार, परिपक्वता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव की अंतर्निहित संभावित जो क्षमताएं हैं, जो कार्यात्मक तत्परता है, उसकी अवस्था में पहुंच जाती है। इस प्रक्रिया की संरचना में होने वाले वह परिवर्तन भी सम्मिलित हैं जो वृद्धि के साथ में होते हैं। कार्य निष्पादन के लिए पृष्ठभूमि निर्मित करने वाला संरचना का प्रगतिपूर्ण अभ्यास भी इस प्रक्रिया में सम्मिलित है। तो ये 2 परिभाषा यहाँ पर हो गई है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है 12वां प्रश्न, बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनको संक्षेप में वर्णन करना है। तो आपको देखिए उत्तर जब आप लिखेंगे तो इस तरह से अंडरलाइन करते हुए पहले टॉपिक डालना है कि हम क्या लिख रहे हैं, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इस तरह से टॉपिक डाल दिया, इसको अंडरलाइन कर दिया, तीर का निशान लगा करके फिर नीचे वाली लाइन से लिखेंगे, शारीरिक विकास को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, इनमें से शिशुअवस्था से किशोरावस्था तक में कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट लिखने की कोशिश आपको करनी है हर एक प्रश्न में जिसमें भी इस तरह का कुछ दिया हुआ हो। तो इसके बाद में जो कारक है, इसमें पहला कारक आता है पोषण। बच्चे अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय होते हैं, अतः अनेक उनके आहार में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व का होना अनिवार्य है। सक्रियता स्तर अधिक होने से उनकी शारीरिक वृद्धि भी तीव्र गति से होएगी, इसलिए बच्चों को पोषक आहार देना चाहिए।
दूसरा यहाँ पर आएगा कारक आनुवंशिकता। आनुवंशिकता में देखिए बच्चों का शारीरिक विकास गुणसूत्र से निर्धारित होता है। गुणसूत्रों का जीन्स पाए जाते हैं, गुणसूत्रों पर जीन्स पाए जाते हैं जो शरीर में हार्मोन के विकास व संवेदनशीलता को निर्धारित करते हैं। वे शारीरिक विकास को भी प्रभावित करते हैं। कई बार बालक गुणसूत्रों के अव्यवस्थित एवं संख्या में परिवर्तन होने से विभिन्न प्रकार की आनुवंशिक बीमारियां हो जाती है जो शारीरिक विकास पर विपरीत प्रभाव डालती है। इसके बाद में तीसरा बिंदु आएगा खेलकूद को लेकर के। तीसरा कारक, बच्चों के शारीरिक विकास में खेलकूद का बहुत अधिक महत्व रहता है। जो बच्चे जन्म के पश्चात जितने अधिक क्रियाशील होते हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ अधिक खेलकूद कसरत करते हैं, उनका शारीरिक विकास उतना ही स्वाभाविक तरीके से जीन्स द्वारा निर्धारित अवस्था में होता है। बच्चे अपनी अभिव्यक्ति भी खेलकूद व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से ही अधिक सहज रूप से कर पाते हैं, अधिक सरल रूप से कर पाते हैं। तो खेलकूद भी प्रभावित करता है। 3 कारक हो गए। इसके बाद में चौथा कारक देखिए बीमारियां भी प्रभावित करती है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में संक्रामक व असंक्रामक रोग एक महत्वपूर्ण कारक रहते हैं। जिन बच्चों की जन्म से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, ऐसे बच्चों का शरीर उसे सही तरीके से ग्रहण नहीं कर पाता है। बच्चों का शारीरिक विकास इस बात पर निर्भर कर पाता है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार मिले। ऐसा न हो पाने पर बच्चों में कई प्रकार की संक्रमित बीमारियां पनपने लगती है। इस तरह से बात हो गई है। इसके बाद में आगे देखिए प्रश्न नंबर 13, मोबाइल फ़ोन की अत्यधिक प्रयोग ने बच्चों पर क्या नकारात्मक प्रभाव डाला है। मोबाइल फ़ोन के उपयोग ने, इसकी विवेचना कीजिए। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ समय पूर्व मोबाइल का उपयोग केवल बातचीत करने या शब्द संदेश भेजने के लिए ही किया जाता था, परंतु आजकल के समय में मोबाइल फ़ोन के स्थान पर स्मार्टफोन का चलन हो गया है। आजकल बच्चों के हाथ में सुबह से शाम घर हो या बाहर पैदल चल रहे हो या बाइक पर मोबाइल ही नज़र आता है। पैसा हो समय हो इसकी चिंता, पैसा और समय की चिंता नहीं रहती। पैसा और समय की चिंता किए बिना ही ये लोग मोबाइल का उपयोग गेम खेलने, इंटरनेट चलाने, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग संगीत सुनने और फिल्म देखने के लिए करते हैं। ये बात इधर हो गई है। इससे बच्चों की पढ़ाई भी काफ़ी प्रभावित हुई है, साथ में ही उनके विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। एक तो मोबाइल देखने में समय काफ़ी बर्बाद करते हैं, जिसके चलते बच्चों की दैनिक दिनचर्या के काम भी प्रभावित होते हैं। ना समय पर खाना, ना पढ़ाई, इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। साथ में लोगों से घुलना मिलना कम हो रहा है। लोग अपने आप में सिमट करके रह गए हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई है, अब इस तरह सोशल मीडिया आने से लोग अपने आप में सिमट करके रह गए हैं। ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है इस टॉपिक के रिगार्डिंग। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए और उसके आत्म संप्रत्यय के स्वरूप को आपको स्पष्ट करना है। इसमें देखिए सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तित्व की परिभाषा को लेकर के। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द का पर्याय है। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से आया है और इसका जो अर्थ है वो है वेश बदलना या पर वास्तव में रूप, गुण, प्रवृत्तियों, सामर्थ्यों आदि का संगठन है। वह व्यक्ति और पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम है। व्यक्तित्व उसके विशेष लक्षणों का योग मात्र न होकर के उसका विशिष्ट संगठन है। वह व्यक्ति के व्यवहार का समग्र गुण है। ये बात यहाँ पर हो गई है। आत्म संप्रत्यय का स्वरूप। आत्म संप्रत्यय का स्वरूप, इसमें देखिए व्यक्ति की स्वयं के प्रति जो धारणा है, जो गुण है, योग्यता, व्यवहार, अभिवृत्ति आदि के संबंध में आत्म प्रत्यय होता है। आत्म प्रत्यय व्यापक रूप से व्यक्ति की आत्मज्ञान, आत्मसम्मान, आत्म प्रतिबिंब, आत्म परिचय को सम्मिलित करते हुए देखा गया है कि इसमें व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक गुण, योग्यताएं और व्यवहार कार्य को समग्र रूप से आत्म प्रत्यय कहा जाता है। बचपन में यह दूसरे सदस्यों द्वारा निर्मित की जाती है, लेकिन परिपक्वता बढ़ने पर उसके अनुभवों और सीखने का दायरा भी बढ़ने लगता है। वह आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होकर के अपनी छवि स्वयं निर्मित करता है। तो ये बात यहाँ पर 14वें प्रश्न में ध्यान रखनी है। अगला आता है 15वां प्रश्न। ये देखिए 15वां प्रश्न है, क्या संवेग का मूल प्रवृत्ति से सीधा संबंध है? यदि हाँ तो प्रमुख संवेग और उनकी मूल प्रवृत्तियों को बिंदुवार स्पष्ट करिए। संवेग उद्दीपन के परिणाम स्वरूप होता है। इसका जो आधार है वो क्या है? मनोविज्ञान इसका आधार है। संवेग की उत्पत्ति शारीरिक क्रियाओं और व्यवहारिक परिवर्तन से होती है। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः कई लोग
भावना या फीलिंग्स और संवेग इमोशन को एक ही मानते हैं या फिर भावना को ही साधारण शब्दावली में संवेग कहते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। सभी व्यक्तियों में भावनाएं मौजूद हैं। वे भावनाएं परिस्थिति विशेष में उद्दीपन हो जाती हैं, अर्थात संवेग के लिए परिस्थिति कम होना आवश्यक है दूसरी तरफ संवेगों का सीधा संबंध मूल प्रवृत्ति से भी है, क्योंकि मूल प्रवृत्ति व्यवहार का आधार है। मूल प्रवृत्ति के साथ में एक भावना जुड़ी रहती है। भावनाओं की उद्दीपन अवस्था ही संवेग है। अतः हम कह सकते हैं कि संवेग मूल प्रवृत्ति से सीधा जुड़ा हुआ है। और अब अपन बात कर लेते हैं मूल प्रवृत्ति और कुछ महत्वपूर्ण संवेगों के बारे में, जिसमें देखिए यहाँ पर पहला आता है पलायन। पलायन जब मूल प्रवृत्ति रहेगी तो उसमें संवेग क्या रहेगा? भय। भय का संवेग आते ही हम क्या करेंगे? वहाँ से भाग जाएंगे जहाँ से डर अपने को लगेगा। भोजन प्राप्ति जो मूल प्रवृत्ति है, ये कब होएगी? जब अपने को भूख लगेगी तो अपन भोजन की ओर आकर्षित होंगे, भोजन ग्रहण करने की इच्छा रहेगी। सामूहिकता मूल प्रवृत्ति रहेगी तो क्या रहेगा? एकांत से बचाव का भाव सामूहिकता में रहेगा तो एकांत से बचाव हो पाएगा। आगे देखिए जिज्ञासा यहाँ पर मूल प्रवृत्ति है तो संवेग क्या रहेगा? आश्चर्य होंगे तो जिज्ञासा होगी किसी के बारे में जानने की, किसी टॉपिक के बारे में या जो भी कोई घटना घटित हुई है उस बारे में जानने की। पुत्र कामना मूल प्रवृत्ति रहेगी तो वात्सल्य इसमें संवेग रहेगा। और आक्रामकता रहेगी तो क्रोध रहेगा, गुस्सा रहेगा। और हंसने की बात रहेगी तो मनोरंजन यहाँ पर रहेगा। तो ये कुछ बातें यहाँ पर मूल प्रवृत्ति और संवेग के अंतर्गत हमने देख ली है। इसके बाद में 16वां प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि झुग्गी झोपड़ी गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के बचपन के विषय में संक्षेप में लिखिए। उत्तर देखिए इसका कैसे आपको लिखना है, कितने लाइंस में लिखना है वो भी आप देखते हुए चलिए। और आजकल के प्रत्येक बड़े शहर व महानगरों में शहर के बाहर या सड़कों के किनारे कुछ लोग कच्ची बस्ती बना करके झुग्गी झोपड़ी में अपने परिवार के साथ में रहते हैं। ये लोग भिक्षुक तो नहीं होते हैं परंतु सुसंस्कृत भी नहीं होते हैं। ये अपने गुजर बसर के लिए कोई छोटा मोटा काम करते हैं। ये लोग शिक्षित नहीं होते हैं और न ही अच्छे परिवार से संबंधित होते हैं। यदा कदा ये लोग चोरी डकैती जेब तराशी भी कर लेते हैं। इनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, इधर उधर गंदी बस्ती में ही रहते हैं, वहीं खेलकूद करके अपना जीवन यापन व्यतीत करते हैं। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए सरकार निकट की शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर करती है, परंतु न तो वहाँ शिक्षक जाना चाहता है गंदी बस्तियों में और न ही वहाँ स्कूल का कोई भवन होता है। ऐसे में बालकों के संस्कार कुत्सित होते रहते हैं, संस्कृत नहीं हो पाते हैं। इस तरह से आप अपने बिंदु और भी आप मन से जुड़ करके लिख सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है साक्षात्कार क्या है, इंटरव्यू क्या है, संक्षेप में लिखिए इंटरव्यू के बारे में। प्रश्न देखिए सारे महत्वपूर्ण हैं तो आपको ज़रूर से एटलीस्ट याद करना है सभी टॉपिक्स को, और इनके आसपास के कोई टॉपिक्स हैं उनको भी ज़रूर से याद करिएगा, कोई यहीं आसपास टॉपिक्स आपके जो प्रश्न हैं वो घूमते रहते हैं। यहाँ पर देखिए साक्षात्कार के बारे में बात करते हैं। साक्षात्कार अंग्रेजी भाषा के इंटरव्यू का हिंदी रूपांतरण है। इसे दो भागों में इंटर और व्यू, भीतर और देखना, इसमें विभाजित किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा फिर? अंतर्दर्शन या फिर आंतरिक रूप से देखना इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। इस तरह से कहा जा सकता है कि शाब्दिक रूप से साक्षात्कार देने वाले विषयों से संबंधित आंतरिक तथ्यों को जानने की प्रक्रिया को साक्षात्कार कहा जाता है। ये इसकी क्या होगी? परिभाषा होगी। इस विधि द्वारा विद्यार्थियों की अभिरुचियों, योग्यताओं, मनोवृत्तियों से संबद्ध अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। इसका प्रमुख जो उद्देश्य है वो है व्यक्ति के विचारों, विश्वासों, मूल्यों, भावनाओं, अतीत के अनुभव आदि के विषय में जानना है। इसमें आमने सामने के संपर्क द्वारा सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। तो ये बिंदु यहाँ पर पारिभाषिक तौर पर साक्षात्कार के लिए ध्यान रखने हैं। और आगे देखिए साक्षात्कार का प्रयोग मुख्यतः उन विषयों के अध्ययन के लिए किया जाता है जिनको जानने के लिए बातचीत करना आवश्यक है। उदाहरण के स्वरूप बच्चों के समायोजन संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने तथा साथ ही साथ उनका शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन संबंधित अवधारणाओं को जानने समझने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। साक्षात्कार के अंतर्गत विद्यार्थी को स्वतंत्रता पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करने होते हैं और विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। इस विधि में प्राय गुणात्मक तथ्यों को संग्रह करते हैं। इसमें विद्यार्थी की भावभंगिमा, अभिव्यक्ति, बोलने की शैली आदि के अवलोकन का मौका भी साक्षात्कारकर्ता को मिलता है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में साक्षात्कार के बारे में और भी बातें आप यहाँ पर
जान सकते हैं, जैसे साक्षात्कार के प्रकार, इसकी विशेषताएं, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे होता है, तो डिटेल में हमने नोट्स वीडियोज़ में बात कर रखी है। तो आप जब पहले यूनिट वाइज वीडियो सारे देखेंगे, फिर उसके बाद में एक नए चैनल पर जो मैराथन क्लास आ गई है उसको देखेंगे, और फिर ये वाला वीडियो देखेंगे, तो आप ये चीज़ें रिलेट करेंगे कि काफ़ी सारा सिलेबस हमने पूरा कंप्लीट करवा करके फिर यहाँ पर आपका रिवीजन अच्छी प्रकार से हो रहा है। तो ये चीज़ें आप रिलेट कर पाएंगे, तो तभी होएगा सारा काम जब आप सिस्टम से करेंगे। पहले तो आपको यूनिट वाइज वीडियोस देख लेने हैं प्लेलिस्ट से जाकर के, फिर नई चैनल पर जो मैराथन क्लास डाली हुई है वो देख लेंगे। वीडियो के टाइटल पे आप क्लिक करना नीचे अभी, और उसके नीचे आपको मैराथन क्लास का लिंक मिल जाएगा, जहां पर एक ही वीडियो में आप पूरा पेपर रिवाइज कर पाएंगे। नोट्स के शॉर्ट जो टॉपिक्स हैं उनको आप पढ़ पाएंगे, शॉर्टली सारे टॉपिक्स समझाए हुए हैं और पूरी तरह से एक ही बार में याद कराने की कोशिश करी गई है। तो उनको जब आप समझेंगे तभी बात बनेगी, और हर एक टॉपिक को आप समझेंगे कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता लगेगी। अगला प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न, बाल अधिकारों के हनन को रोकने के लिए गठित विभिन्न समितियों के विषय में विस्तार से बताइए कि बाल अधिकारों को कैसे क्या रोका जाएगा, कैसे क्या सिस्टम सारा, वो अपने को यहाँ पर बात करनी है बाल अधिकारों के बारे में। इसमें देखिए, बाल अधिकारों के हनन को रोकने के लिए गठित समितियां बच्चों को सुरक्षा एवं संरक्षण प्राप्त न हो, उनका शारीरिक मानसिक लैंगिक शोषण हो रहा हो, बाल प्रताड़ना मिल रही हो, तो उन्हें किसी दबावों में काम करने के लिए मजबूर किया गया हो, और उन्हें किसी शिक्षा से वंचित रखा जा रहा हो, तो ऐसी स्थितियों में बाल अधिकारों के हनन को रोकने के लिए विभिन्न समितियां गठित हैं जो बच्चों की सुरक्षा व देखरेख के लिए जिम्मेदार रहती हैं। पहली सुरक्षा और जो कमेटी है उसके बारे में बात करते हैं। जो आयोग है, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, RSCPCR, ये इधर हो गया है। यह एक स्वतंत्र राज्य स्तरीय वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना राज्य सरकार ने फरवरी 2010 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम CPCR की धारा 17 के तहत दी गई शक्ति के आधार पर की है। इसके आगे देखिए, वर्तमान में आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं। एक तो अध्यक्ष है और 4 सदस्य हैं। आयोग के समक्ष सभी बच्चों के अधिकारों का समान महत्व है और वे एक दूसरे को संबलन देने के साथ में स्वतंत्र भी है। आयोग यह भी सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चे अपना जीवन समान सम्मान के साथ में जी सकें और उनकी आवाज़ पूरी ईमानदारी तथा प्राथमिकता के साथ में प्रत्येक स्तर पर सुनी जाए। तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर हो गए हैं। दूसरा आता है बाल कल्याण समिति, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। इसमें देखिए, किशोर न्याय अधिनियम 2000 व संशोधित जो अधिनियम है वो 2006 की धारा 29 में देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरणों की सुनवाई व निपटान हेतु अंतिम प्राधिकारी के रूप में प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति का स्थापना करके गठन किया गया। इसका बाध्यकारी प्रावधान किया गया। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, एक महिला अनिवार्य रहेगी। इनसे यह समिति बनती है जिसका चयन राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाता है। तो ये क्या हो गया, बाल कल्याण समिति के बारे में कुछ बातें। और तीसरे नंबर पर है विशेष किशोर पुलिस इकाई, विशेष किशोर पुलिस इकाई, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। इसमें देखिए, किशोर न्याय अधिनियम 2000 व संशोधित अधिनियम 2006 की धारा 63 में विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर किशोरियों व देखभाल संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरणों को प्राप्त करना व उनको आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रत्येक जिले शहर में जिला स्तर पर विशेष किशोर पुलिस इकाई के गठन का बाध्यकारी प्रावधान किया गया है। इस यूनिट में एक पुलिस अधिकारी किशोर कल्याण अधिकारी के रूप में तथा 2 वैतनिक सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। ये कुछ बातें यहाँ पर विशेष किशोर पुलिस इकाई में हो गया है। चौथे नंबर पर चाइल्ड हेल्पलाइन आ गई है, जिसके बारे में दूसरा प्रश्न आया था, चाइल्ड हेल्पलाइन। इसमें देखिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत किसी भी मुसीबत में फंसे बच्चे की जानकारी 1098 नंबर पर निःशुल्क कॉल करके दे सकते हैं। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हो गई है।
अब हम बात करते हैं सामाजिकरण की विभिन्न संस्थाओं और इनका परिचय देते हुए शिक्षक की भूमिका का मूल्यांकन भी प्रस्तुत करेंगे। सामाजिकरण की संस्थाएं देखिए, सबसे पहली बात आती है परिवार में, जहां पर बच्चा जन्म लेने के बाद में अलग अलग एक्टिविटीज करके खुद का विकास करता है, खुद का पालन पोषण, जब बच्चा उसका पालन पोषण होता है तो परिवार के रीति रिवाज, प्रथाएं, वो सारी चीज़ें सीखता है। परिवार का जो माहौल है उसके अनुसार ढलता है, तो वो सारी चीज़ें सबसे पहले प्रभावित करती है समाजीकरण के अंतर्गत परिवार। बच्चा जन्म के बाद में अपने माता पिता, भाई बहनों एवं अन्य परिवारजनों के संपर्क में आता है। बच्चा अपने लालन पालन के दौरान परिवार के विभिन्न तौर तरीके इनसे परिचित होता है। सीखने की इस प्रक्रिया में बच्चे जो परिवार के माहौल की अहम भूमिका इसमें रहती है बच्चे के लिए, और बच्चे के सामाजिक जीवन की यात्रा सफल बनाने में सर्वप्रथम उसका परिवार ही आता है। माता पिता का सामंजस्य भरा साथ, लगाव, देखभाल व समझबूझ से ही परवरिश व बच्चे के भावी जीवन की नींव खड़ी होती है। तो पहली संस्था होगी परिवार और दूसरी संस्था देखिए विद्यालय। विद्यालय के अंतर्गत आता है जीवन के जो प्रारंभिक वर्ष हैं, इनमें शिशु घर की चार दीवारी से निकल करके दूसरी बार कहाँ आता है, विद्यालय में ही आता है। सबसे पहले तो परिवार में रहेगा, फिर वो 3-4 साल बाद में कहाँ आएगा, विद्यालय में 3-4 साल 5 साल की उम्र होने के बाद में, और विद्यालय में प्रवेश के बाद में नवीन सामाजिक परिवेश से परिचित होएगा। विद्यालय में नए सामाजिक परिवेश में बच्चा अपने हम उम्र, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जाति समूह के वो साथियों से मिलेगा। विद्यालय की विविध गतिविधियों में भाग लेगा। इनसे परस्पर अंतःक्रिया होएगी और सामूहिक जीवन के कला कौशलों को सीखेगा। विद्यालयी शिक्षा बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। तो ये बात क्या हो गई विद्यालय से रिलेटेड। इसके बाद में तीसरा बिंदु देखिए समुदाय सामाजिक अनुभवों का केंद्र बिंदु है। प्रत्येक समुदाय की अपनी प्रथाएं, अपनी एक परंपराएं, रीतियां, अपने रीति रिवाज, नीतियां बच्चे के सामाजिक व्यवहार के निर्धारण एवं विकास में सहायक होती है। समुदाय की सामूहिक क्रियाओं में भाग लेने से बच्चे के समाजीकरण में सहायता मिलती है। तो ये बिंदु क्या हो गया समुदाय को लेकर के, कि समुदाय कैसे इफेक्ट करता है बच्चे की संस्था के अंतर्गत। और अगला चौथा बिंदु आता है मित्र मंडली कैसे प्रभावित करती है बच्चे के विकास को, बच्चे के स्वभाव को। तो समाजीकरण की संस्थाओं में मित्र मंडली की अहम भूमिका रही है। बच्चा अपनी मित्र मंडली के साथ में खेलते कूदते, पढ़ते लिखते हुए अनेक प्रकार के व्यवहारों को सीखता है, जैसे खेल के नियम, सहयोग, अनुशासन, समायोजन, परिणाम, नेतृत्व आदि के काम यहाँ पर मित्र मंडली के अंतर्गत आ गए हैं। पांचवा बिंदु है शिक्षक। बच्चे के व्यक्तित्व निर्धारण व उसके समाजीकरण में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक के व्यक्तिक, चारित्रिक एवं व्यावसायिक गुणों का प्रभाव बच्चे के व्यवहार पर पड़ता है। शिक्षक बच्चे की शिक्षण संबंधित नियमितताओं के साथ साथ आदत व व्यवहार संबंधित समाजीकरण करने में भी सहयोग प्रदान करता है। तो शिक्षक की भी अहम भूमिका रहती है। इसके बाद में बात आती है मीडिया को लेकर के। सोशल मीडिया किस तरह से योगदान दे रहा है। आजकल बच्चे के जन्म से ही मीडिया के प्रभाव में बच्चा पल बढ़ रहा है। अतः मीडिया के व्यापक संसार के बच्चे अछूते नहीं हैं मीडिया से। बच्चा अपने बचपन से ही मीडिया के संसाधनों जैसे टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, मोबाइल, पत्र पत्रिकाएं आदि का उपयोग करता हुआ समाजीकरण को नवीन अर्थ प्रदान कर रहा है। तो मीडिया भी काफ़ी प्रभावित करता है। अब हम बात करते हैं समाजीकरण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका को लेकर के महत्वपूर्ण बिंदु। यहाँ पर देखिए, शिक्षक माता पिता के साथ में बालक के चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अति महत्वपूर्ण कार्य करता है। फिर भी शिक्षक और माता पिता एक दूसरे से दूर रहते हैं और संपर्क में नहीं आते हैं। परिणाम यह होता है कि शिक्षक बालक की अभिरुचियों, मनोवृत्तियों आदि को नहीं समझ पाता है, इसलिए वह बालक का समाजीकरण उचित दिशा में करने में असफल होता है। इस प्रकार से यह अति आवश्यक हो जाता है कि शिक्षक और माता पिता एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित रहें, घनिष्ठ संपर्क में रहें, एक ही प्रकार के विश्वासों और दृष्टिकोणों को अपना करके बालक का उचित दिशा में समाजीकरण कर सकें। बालक अपनी अनुकरण की जो मूल प्रवृत्ति है, इसके कारण शिक्षक के ढंगों, शिक्षक के कार्यों, शिक्षक की आदतों और रुचियों का अनुकरण करता है। अतः शिक्षक सदैव सतर्क रहना चाहिए। शिक्षक को सदैव सतर्क रहना चाहिए। उससे कोई ऐसा अनुचित कार्य या व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसका बालक के ऊपर गलत प्रभाव पड़े। जो प्रभाव वह बालक पर डालता है वह बहुत लंबे समय तक बना रहता है। अतः उसे अपने कथनों और कार्यों से केवल उन बातों का सुझाव देना चाहिए जिन पर समाज की स्वीकृति की छाप लगी हो। तो ये बिंदु यहाँ पर हो गए हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है 20वां प्रश्न, साक्षात्कार की
प्रक्रिया के विभिन्न चरण आपको बताने हैं, इनको स्पष्ट करना है और प्राथमिक कक्षा के छात्र हेतु काल्पनिक प्रश्नावली भी तैयार करना है। इसका उत्तर देखिए, साक्षात्कार की प्रक्रिया के चरण आपको इस तरह से पहले पॉइंट आउट करना है, अंडरलाइन करना है, फिर उसके नीचे लाइन छोड़ करके आपको साक्षात्कार की तैयारी अपन सबसे पहले करेंगे। सबसे पहले प्रक्रिया कहाँ से शुरू होगी, साक्षात्कार की तैयारी को लेकर के। तैयारी से संबंधित ये बात ध्यान रखनी है कि तैयारी के लिए किस क्लास से प्रश्न पूछे जाने हैं, किन किन बच्चों से प्रश्न पूछे जाने हैं और किस टॉपिक पर क्या क्या प्रश्न पूछे जाने हैं, तो वो सारी तैयारियां रहेंगी। जिसमें देखिए, इसमें साक्षात्कार के विषय और उसके उद्देश्य अनुरूप पूर्व तैयारियां हो जाती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से अनुमति, साक्षात्कार के विषय, स्थान आदि से संबंधित तैयारियों पर ध्यान दिया जाता है। इस दौरान साक्षात्कार की योजना का निर्माण भी किया जाता है, जिसमें साक्षात्कार का प्रारंभ, विकास एवं समापन से संबंधित व्यवस्था की योजना भी इसमें बनाई जाती है। तो ये तैयारी को लेकर के बात हो गई है। दूसरा बिंदु है साक्षात्कार का संचालन। इस चरण में साक्षात्कार को पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप क्रियान्वित किया जाता है। इस दौरान साक्षात्कारकर्ता द्वारा साक्षात्कार के विषय बिंदु को चर्चा के केंद्र में बनाए रखने के अलावा कई बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे साक्षात्कार की शुरुआत कैसे करें, चर्चा को स्वाभाविक रूप से कैसे शुरू करें, चर्चा के दौरान महत्वपूर्ण बातों का ध्यान कैसे रखें इत्यादि। साक्षात्कार का समापन कैसे करें, इसकी भी साक्षात्कारकर्ता को विशेष ध्यान रखना होता है। संचालन के अंतर्गत बातें ध्यान में रखनी होगी। पहली बात तो क्या ध्यान में रखनी होगी कि शुरुआत कैसे करें, चर्चा को स्वाभाविक रूप से कैसे शुरू करें, चर्चा के दौरान महत्वपूर्ण बातों का कैसे ध्यान रखें और साक्षात्कार का समापन किस प्रकार से करना है। ये सारी बातें संचालन में ध्यान रखनी है। तीसरे नंबर पर आता है विश्लेषण। जो संचालन के दौरान प्रश्न पूछे गए हैं, जिस प्रकार से उनका उत्तर अपने को प्राप्त हुआ है, तो उसके अनुसार क्या विश्लेषण, क्या निष्कर्ष निकाला गया, तो उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। तभी तो मूल्यांकन होएगा, सही से साक्षात्कार होएगा। और इसमें देखिए, इस चरण में साक्षात्कार के दौरान आए महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं, जो व्यवस्थित रूप है, इनसे व्यवस्थित रूप में सभी सूचनाओं को लिखेंगे। प्राय साक्षात्कारकर्ता तुरंत बाद इस कार्य को कर दिया करते हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान से न उतर जाए। अंत में उद्देश्यों के आधार पर प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर लिया जाता है। इस तरह से आपको ये बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे देखिए, साक्षात्कार हेतु प्राथमिक कक्षा के छात्र के लिए काल्पनिक प्रश्नावली के बारे में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। काल्पनिक प्रश्नावली के अंतर्गत देखिए, आपको परिवार में सबसे अधिक कौन पसंद है और क्यों, इस तरह से काल्पनिक प्रश्नावली। प्राथमिक कक्षा की बात हो रही है। प्राथमिक कक्षा का मतलब है तीसरी चौथी के बच्चों से बात अपने को करनी है, तो अपन हार्ड प्रश्न नहीं पूछेंगे। साक्षात्कार के लिए किन प्रश्नों का चयन करेंगे, तो वो आप यहाँ पर देखिए। आपको परिवार में सबसे अधिक कौन पसंद है और क्यों पसंद है, घर पर सबसे अधिक डर किससे लगता है और क्यों लगता है, अपने आसपास के पड़ोस के बारे में कुछ बताइए, आप अपने आस पड़ोस में कुछ सुधार करना चाहते हैं तो वो बताइए, आपकी अपने परिवार से क्या अपेक्षाएं हैं, क्यों, आपको अपना स्कूल कैसा लगता है, आपके प्रिय अध्यापक के बारे में कुछ बताइए, आपका पसंदीदा कालांश कौन सा है, अपने प्रिय मित्र के बारे में बताइए, आप अपना खाली समय कैसे बिताते हैं, आपको अपने स्कूल में होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेना कैसा लगता है। ऐसे प्रश्न यहाँ से प्राथमिक कक्षा के बच्चों से पूछा जाएंगे। इजी प्रश्न जो आसानी से जवाब दे सकें। इसके बाद में अंतिम प्रश्न आता है, वृद्धि और विकास में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करना है। अंतर को लेकर के मैंने पहले भी बताया है, अंतर या संबंध पूछता है तो फिर आप सारणी बना करके लिखेंगे तो काम आपका अच्छा सुंदर लिखेगा। वृद्धि ग्रोथ और विकास डेवलपमेंट। पहला बिंदु देखिए, वृद्धि से तात्पर्य शारीरिक ढांचे में परिवर्तन से होता है। शरीर में वृद्धि हो रही है, शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं। जबकि दूसरी ओर देखिए, विकास से तात्पर्य होएगा बालक में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन, ओवरऑल डेवलपमेंट, मानसिक, शारीरिक, जो संवेगात्मक वगैरह, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। दूसरा बिंदु, प्रौढ़ अवस्था में परिपक्वता ग्रहण करने पर वृद्धि रुक जाती है। एक निश्चित आयु, निश्चित जो एज है वो क्रॉस करने के बाद में अपनी जो परिपक्वता है वो रुक जाती है। शरीर का विकास, शरीर की जो वृद्धि वगैरह वो सारी चीज़ें हैं वो रुक जाती हैं। जबकि विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर प्रगतिशील है और आजीवन चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। तीसरा बिंदु आएगा, वृद्धि शरीर में परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव परिवर्तनों की परिभाषा है। क्वांटिटी बढ़ाने को लेकर के वृद्धि का उदाहरण आपको ध्यान रखना है कि वृद्धि का मतलब क्या है, क्वांटिटी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और दूसरी ओर विकास बालक में गुणात्मक क्वालिटेटिव परिवर्तनों का परिचायक है। क्वालिटी बढ़ रही है एक और, तो विकास में तो क्वालिटी बढ़ रही है और क्वांटिटी जो मात्रा है वो बढ़ रही है वृद्धि में।
इसके बाद में चौथा बिंदु है वृद्धि से बालक के हाथ पैर लंबे हो जाते हैं, उसका वजन बढ़ जाता है, आकार और अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। तो वृद्धि होगी जैसे क्वांटिटी बढ़ी। और दूसरी ओर विकास से बालक के हाथ पैरों की कार्य क्षमता बढ़ेगी, कार्य कुशलता बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ जाएगी। अभ्यास निरंतर करते जाएंगे तो हाथ से काम करने की जो एबिलिटी है, जो प्रोसेस करने की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता है, एबिलिटी, वो उतनी सारी आ जाएगी, परफेक्टनेस उसमें आ जाएगी। अपन जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर जल्दी से अपन उस काम को कर लेंगे, विकास उसका हो जाएगा। और पांचवा बिंदु है वृद्धि का मापन किया जा सकता है, जबकि दूसरी ओर विकास के परिवर्तनों का मापन नहीं कर सकते हैं, उन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। छठा बिंदु है वृद्धि सदैव नहीं होती है और न ही सदैव एक सी गति से होती है। वृद्धि एक सी गति से नहीं होती है, जबकि विकास का एक क्रम निश्चित होता है तथा इसकी अवस्थाएं भी निश्चित होती है। सातवां बिंदु देखिए, वृद्धि की जो क्रिया है वो आजीवन नहीं चलती है। परिपक्वता मैच्योरिटी ग्रहण करने के बाद में साथ साथ वह रुक जाती है, समाप्त हो जाती है। जबकि दूसरी ओर विकास एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो आजीवन चलती रहती है। CCE आपने पढ़ा होगा, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, आपको ये बातें ध्यान रखनी है। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत। इसके बाद में आठवां बिंदु यहाँ पर आता है। आठवां बिंदु देखिए, वृद्धि विकास का एक चरण है। वृद्धि भी विकास में शामिल है और विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है। नौवां बिंदु है केवल शारीरिक परिवर्तनों को प्रकट करना है यहाँ पर वृद्धि, और संपूर्ण पक्ष शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि के परिवर्तनों को संयुक्त रूप से प्रकट करता है कौन? विकास। तो वृद्धि और विकास में यहाँ पर ये अंतर स्पष्ट हो गया है। और इस तरह से हमने जो आपका फर्स्ट पेपर है उसके 21 प्रश्न जो आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं उनको लेकर के डिस्कशन हमने कर लिया है। एक परीक्षा से परीक्षा वाली आपको फीलिंग आई होगी कि कौन से प्रश्न में कितना उत्तर लिखना है, किस तरह से उत्तर डिजाइन करना है, और बाकी सारी चीज़ें भी हमने यहाँ पर डिस्कशन करी। अगर आपके पास में समय रहता है तो नीचे वीडियो के जैसे टाइटल पर क्लिक करेंगे तो नीचे मैराथन क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप कंप्लीट फर्स्ट पेपर एक ही वीडियो में रिवाइज कर पाएंगे, मैराथन वीडियो में, जिसमें आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा करके देखना तो 1 घंटे में ही आप अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जान पाएंगे। और जो ये प्रश्न मॉडल पेपर में बताए गए हैं इनको ज़रूर से याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, इन टॉपिक्स को ज़रूर से पढ़िएगा। जैसे साक्षात्कार वाला टॉपिक है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार प्रश्न आते हैं, बड़ा प्रश्न भी आ जाता है और छोटे प्रश्न भी आते हैं। तो वहाँ पर आकर के प्रश्न पूछेगा तो आपको टॉपिक कंठस्थ करने पर ध्यान देना है कि किन किन टॉपिक्स को इस PDF में लिया गया है, इस मॉडल पेपर PDF में लिया गया है। बाकी जिन विद्यार्थियों ने हमसे नोट्स PDF परचेज करी है वो सभी मेरे पास टेलीग्राम चैनल पर एक बार हाई हेलो मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं उनको इन सभी मॉडल पेपर्स की PDF भेज देने वाला हूं, तो वो अपनी PDF से तैयारी कर पाएंगे। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो वीडियोस देख करके अपनी तैयारी करें। आपकी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना, सारे प्रश्न को अटेम्प्ट करना, कोई भी प्रश्न खाली नहीं छोड़ना है। प्रश्न अगर नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड लिखने की कोशिश करनी है। जैसे साक्षात्कार है तो साक्षात्कार की प्रक्रिया नहीं आ रही है, चरण नहीं आ रहे हैं, तो साक्षात्कार क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, तो टॉपिक से रिलेटेड लिखने की कोशिश करना, पर क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपने ठीक तरीके से मेरी सारी बातों को समझा है और आप अपने एग्जाम में इसको अप्लाई भी करेंगे। सबसे पहले कॉपी में आपको बेसिक जो डिटेल्स भरनी होगी एग्जाम में उनको अच्छी प्रकार से फिल करना है, कोई गलती नहीं करनी है, और फिर एग्जाम में कॉपी में लिखना शुरू करना है। पहले प्रश्न से लेकर के लास्ट वाले प्रश्न तक पहुंच जाना है, सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन से रिलेटेड लिखने की कोशिश करनी है, उससे जुड़ा लिखने की कोशिश करनी है। अगर प्रश्न आपको नहीं आता है तो बाकी मैं प्रार्थना करूंगा कि आपने इन दिनों जो भी पढ़ा है उसी से रिलेटेड आपको परीक्षा में देखने को मिले, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से होए, आपका पेपर अच्छे नंबरों से पास हो जाए। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगले मॉडल पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।